लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का व्यक्तित्व आसमान से भी ऊंचा था। उनकी सोच 200 साल बाद क्या होना है वो 200 साल पहले सोच लिया करते थे। मेरे साथियों, पढ़ाई से लेकर के मृत्यु समय तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने घोर अपमान झेला है। स्कूल में उनको सभी बच्चों के साथ प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। जब सब बच्चे स्कूल में अपने अपने कमरे में चले जाते थे तब बाबा साहब और इनके भाई आनंद राव, उनके बड़े भाई आनंद राव कमरे में जाते थे और पिछले दरवाजे पर बैठते थे। आप सोचिए, क्लास में पिछले दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ने वाले विद्यार्थी, लेकिन जब परिणाम बनता था मास्टर की मजबूरी होती थी कि उनका नाम नंबर 1 पे लिखना पड़ता था, क्योंकि उतना नंबर क्लास में किसी को भी नहीं मिलता था जितना कि बाबा साहब पाते थे। एक बार कक्षा 7 में उनके टीचर ने व्यंग में कहा कि पढ़ लिख कर तुम क्या करोगे। उन्होंने बहुत साधारण जवाब दिया था कि गुरुजी पढ़ लिख करके मैं क्या करूंगा उस समय बताएगा। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तमाम मुसीबतों को उठा करके पढ़ाना चाहिए। हमारे पैर में जूते हो या ना हो, तन पर सही ढंग के कपड़े हो या ना हो, लेकिन हमारे हाथ में किताब होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो गुर्राएगा। और आज जो बहुजन समाज में बोलने की क्षमता आई है, ललकारने की जो क्षमता आई है, वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाते से आई है। जो आज हजारों डॉक्टर, लाखों करोड़ों IAS, IPS, PPS, लेखपाल, कानूनगो, मास्टर, डॉक्टर, वकील जो आज दिखते हैं वो किसी देवी देवता के बदौलत नहीं है, वो हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष के बदौलत है। हम बाबा साहब को याद करते हैं। मेरे साथियों, 1917 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का शिक्षा का जीवन था। वैसे तो वो अनवरत पढ़ते थे, अनवरत उनको डिग्रियां मिलती रही हैं। भारतीय संविधान लिखने के नाते से उनको सन 51 में LLB की डिग्री मिली थी। तो वो अनवरत वो पढ़ते रहे और उनका शिक्षा 1917 में खत्म होता है और 17 में, उसके पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को वजीफा मिला था। किन लोगों ने दिया? अपने ही पिछड़े वर्ग के राजाओं ने दिया था। कोल्हापुर के राजा साहूजी महाराज और बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़, इनके स्कॉलरशिप से बाबा साहब को विदेश में पढ़ने का मौका मिला था। आज मैं बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूं, अगर एक कुर्मी राजा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को वजीफा ना देते तो बाबा साहब विदेश ना पढ़ पाते। जब वो पढ़ ना पाते तो आज जो हमारी हालत बदली है, ये हालत बदल नहीं पाती। ये उनके नाते से हुआ। मेरे साथियों,
सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ बाबा साहब नौकरी करने गए, क्योंकि शर्त थी कि पढ़ लिख करके आएंगे तो आप इधर उधर कहीं नौकरी नहीं करेंगे, हमारी रियासत में आपको नौकरी करना पड़ेगी। बाबा साहब नौकरी करने गए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था ने पूरे बड़ौदा में बाबा साहब को कहीं पर किसी होटल में, किसी धर्मशाला में उनको रात बिताने के लिए स्थान नहीं मिला। मजबूर होकर के बाबा साहब ने नौकरी छोड़ दिया और गायकवाड़ जी के पार्क में बैठ करके रात बिताए। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोए। छुआछूत के नाते से उनको कमरा नहीं मिला और चपरासी उनके टेबल पर फाइल को दूर से फेंक कर भागता था। पानी पीने के लिए उनको अलग व्यवस्था नहीं की गई। बाबा साहब ने नौकरी छोड़ दिया। रो करके कहा था कि जब इस देश में अंबेडकर जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है तो देश के अंदर तमाम लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ कितना गंदा व्यवहार हो रहा होगा, या सोच करके मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अब मैं नौकरी नहीं करूंगा और इस देश के शूद्रों की हालत को बदलने का काम करूंगा और इस देश में जो इस देश के असली मालिक थे आज गुलाम हो गए हैं, उनको फिर से इस देश का हुक्मरान बना दूंगा। अगर हुक्मरान नहीं बना पाया तो कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर लूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संकल्प है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 54 स्मृतियां पढ़ा, 18 पुराण पढ़ा, 9 शास्त्र पढ़ा, 4 वेद पढ़ा। भारत में कोई उनको संस्कृत नहीं पढ़ने दिया और ये सब किताबें संस्कृत में लिखी थी। तो जर्मनी में एक संस्कृत के विद्वान ने जर्मनी में उनको संस्कृत पढ़ाया, तब ये पढ़ा। उन्हें पढ़ा घृतम दुग्धम चा तांबूलम श्रेष्ठन्नम तथैव चा शूद्रा वर्जितम। घी दूध पान, घृतम दुग्धम चा तांबूलम, घी दूध पान श्रेष्ठ अन्नम तथैव च, और अच्छा भोजन शूद्रा वर्जितम, शूद्रों के लिए वर्जित है। ये पढ़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने पत्रिका छपवाना शुरू किया तो पढ़ेगा कौन? शूद्राय मतिम न ददात, शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए तो पढ़ाएगा कौन? लेकिन ज्योतिबा फुले साहब साहू जी महाराज के संघर्ष के बदौलत समाज में कुछ पढ़े लिखे लोग हो गए थे। महात्मा फुले और साहू महाराज के संघर्ष के बदौलत अंग्रेजों ने 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट बनाया था, प्रथम भारतीय कानून बनाया था और उस कानून में शूद्रों को पढ़ने लिखने का मौका मिल गया था। साहू जी महाराज ने बाबा साहब की मूक नायक पत्रिका को हर गांव में एक आदमी को, पढ़े लिखे व्यक्ति को पैसा देकर और गांव वालों को इकट्ठा बुलाकर वह पढ़ा लिखा व्यक्ति
पत्रिका पढ़ करके सुनाता था। इसके लिए साहू जी महाराज ने हर गांव में एक एक आदमी को नौकरी पर रखा कि वो बाबा साहब की पत्रिका को पढ़ करके सुनाएगा। मेरे साथियों, 1921 में छत्रपति साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में शूद्रों की एक बहुत बड़ी सभा बुलाई, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चीफ गेस्ट बनाया और साहू जी महाराज ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने मिशन का उत्तराधिकारी घोषित किया था। कहा कि अब मैं आसानी से मर सकता हूं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जैसा नौजवान इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला मिल गया है। मेरे साथियों, साहू जी महाराज पिछड़ी जात के थे, कुर्मी समाज के थे। महात्मा फूले जी पिछड़े वर्ग थे। गौतम बुद्ध जी पिछड़े वर्ग से थे। ये पूरा आज जो आंदोलन, ये बहुजन समाज पार्टी का मिशन जो आप देख रहे हैं, इसे शुरू करने वाले पिछड़े वर्ग के लोग थे। पिछड़े वर्ग के लोगों ने शुरू किया और इस आंदोलन को साहू जी महाराज जी की बात को मानकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी आगे बढ़ते गए। 1927 में, उसके पहले बाबा साहब ने इस देश की 1927 में एक कमीशन बनाकर भेजा, साइमन कमीशन। इतिहास में आप पढ़ते हैं, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, कांग्रेस ने विरोध किया था, कांग्रेस ने नारा लगाया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लेकिन साइमन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इतिहास में नहीं मिलता, इतिहास से हटा दिया गया। साइमन ने कहा था, फर्स्ट कम फर्स्ट गो, जो पहले आया है पहले वो जाएगा, अंग्रेज तो बाद में आया है वो बाद में जाएगा। इतिहास से इस बात को टाल दिया गया, हटा दिया गया। फर्स्ट कम फर्स्ट गो, ये हटा दिया गया, नहीं तो ये सूत्र जान जाएगा कौन आने वाला है। जो आने वाला है उसे जाने वाला बनाना पड़ेगा। हम भूल गए, समाज भूल गया। कमीशन के सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पेश हुए, एसडी चौरसिया जी पेश हुए, जो लखनऊ के रहने वाले थे, सर छोटू राम जो हरियाणा के रहने वाले थे। उन सब लोगों ने, तीनों लोगों ने बड़े विस्तार से इस देश के शूद्रों की हालत के बारे में बताया। रात रात भर ये लोग गांव-गांव जा करके समझाते थे, लेकिन कांग्रेस के लोग भी बड़े जालिम, वो लोग भी वहीं जा करके गुमराह करते थे कि आप अंबेडकर की बात मानोगे, एसडी चौरसिया सर छोटू राम की बात मानोगे तो आप पिछड़ जाओगे, आपको इनकी बात को नहीं मानना है, अंग्रेजों को पहले हमें भगाना है। कांग्रेस ने कहा, अंग्रेजों को जब हम भगा देंगे तब हम आपको अधिकार देंगे। इस बात से बहुत सारे लोग गुमराह हुए, बाबा साहब की बात नहीं माने, एसडी चौरसिया की बात नहीं माने, सर छोटू राम की बात नहीं माने, महात्मा गांधी की बात मान गए। और जो जो महात्मा गांधी की बात माने वो पिछड़ गए, और जो माने गोल में सम्मेलन में बाबा
इंग्लैंड में जाकर के उस बात को रखा और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर इस देश में 2 सूची बनी। 2 सूची बनी, एक अनुसूचित जात, दूसरी अनुसूचित जनजात। खाली 2 सूची बन पाई। एक सूची जो और बननी थी वो महात्मा गांधी के गुमराह करने से हमारे पिछड़े वर्ग की सूची नहीं बन पाई। मेरे साथियों, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, तीनों गोलमेज सम्मेलन के रिपोर्ट के आधार पर 1935 में सेकंड इंडिया एक्ट बना, जिस एक्ट में इस देश के शूद्रों को नौकरी करने का अधिकार मिला, सार्वजनिक स्थल पर जाने का अधिकार मिला। और मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का जब मौका मिला तो फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकंड इंडिया एक्ट को संविधान में जोड़ दिया और 2500 साल के अंदर जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया था उससे निकल कर आए सिद्धांत को संविधान में जोड़ दिया। पूरे दुनिया में कहीं प्रजातंत्र नहीं था। प्रजातंत्र बिहार में था, वैशाली में लिच्छवियों के पास था, वहां पे संघ था, वहां प्रजातंत्र था और लिच्छवियों के संघ से ही भगवान गौतम बुद्ध ने संघ बनाया था। तब उन्होंने कहा था संघं शरणं गच्छामि और वहां से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान को प्रजातंत्र दिया, भारत को लोकतंत्र दिया। और मेरे साथियों, संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, लेकिन लिखा कितना गया? 2500 साल का इतिहास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा। वो भारत का संविधान बना जो हमारे इस देश के शूद्रों को एक अधिकार दिया, एक सुरक्षा कवच दिया, एक जीवन यापन का तरीका दिया। बाबा साहब ने 26 नवंबर सन 1949 को संविधान निर्मात्री सभा के अंतिम अधिवेशन में बोला था, कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होगा। हमने संविधान में वन मैन वन वोट वन वैल्यू की अवधारणा को स्वीकार किया है, अर्थात हर व्यक्ति को एक एक वोट देने का अधिकार है, सबके वोट का एक महत्व है। किंतु देश के अंदर सामाजिक तौर पे और आर्थिक रूप से विषमता विद्यमान रहेगी। सरकार की जिम्मेदारी है जिस तरीके से संविधान सभा ने राजनीतिक समानता हासिल किया है, ठीक उसी तरीके से सामाजिक और आर्थिक समानता को हासिल कर ले, अन्यथा सामाजिक और आर्थिक विषमता के शिकार हुए लोग हमारे इस राजनीतिक ढांचे को ढहा देंगे। उस समय कहा था और आज भी खाली वोट देने के लिए हम बराबर हुए हैं, राजनीति में हम बराबर हुए हैं। समाज में आज भी समाज में आज भी जात पात है। जात के नाम पर घोर अपमान आज सहना पड़ता है। छोटी बिरादरी का आदमी मोछ रखा लेता है तो उसकी हत्या हो जाती है।
छोटी बिरादरी का दूल्हा अगर घोड़ी पर चढ़ता है तो उसको मारा जाता है। मारने वाले की और उस घोड़ी से पता नहीं कौन सा रिश्ता है जो उस पे चढ़ने से उनको बुरा लगता है। आज भी हमारा अच्छा खाना अच्छा कपड़ा उनको पसंद नहीं है। देश के आजादी के 75 साल के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आशंका व्यक्त किया था, उन्होंने कहा था नीति और नियत दो चीज होती है। नीति कितना खराब हो लेकिन लागू करने वाले की नियत अगर अच्छी है, खराब कानून भी अच्छा साबित होगा। लेकिन अगर नियत खराब है और नीति बहुत बढ़िया है, लागू नहीं हो सकता। बाबा साहब ने आशंका व्यक्त किया था कि हमारे संविधान को फेल किया जा सकता है। इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, बल्कि संविधान को लागू करने वालों की नीयत खराब है। और आज 75 साल हो गया। 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी। 13 महीना वो सरकार चली थी। 13 महीना में बड़ा खुरापात किया था उन लोगों ने। उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। संविधान की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जबकि 1952 से लेकर के आज तक एक एक साल एक एक दिन का अगर समीक्षा किया जाए तो सरकार चलाने वाले की नीयत इतनी खराब है। वो इस देश के अंदर समानता के विरोधी हैं, उस देश के अंदर न्याय के विरोधी हैं, वो इस देश में भाईचारा के विरोधी हैं। ऐसे लोग, नापाक इरादा वाले लोग सत्ता में बैठ करके संविधान की समीक्षा की बात करते हैं। तो बहन कुमारी मायावती जी ने उस समय लोकसभा की सांसद थी। आपको बताना चाहता हूं, सन 99 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और बहन कुमारी मायावती जी ने एक वोट से उनकी सरकार को गिराने का काम किया था कि हमें संविधान समीक्षा पसंद नहीं है। जब से उनकी एक बार सरकार गई तब से नौवे नहीं ले रहे कि हम सब फिर समीक्षा करें, क्योंकि उनको पता है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी है तब तक संविधान के ऊपर उनकी तिरछी निगाह भी नहीं पड़ सकती। वो तो चाहते हैं कि संविधान बदला जाए, मनुस्मृति लागू किया जाए, लेकिन उनका जिद है संविधान बदलने का, तो बहुजन समाज पार्टी की भी जिद है कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बदलने नहीं देंगे। एक बार बाबा साहब घर के बाहर 26 अलीपुर रोड पर घर के बाहर इजी चेयर पर बैठे लोगों से बात कर रहे थे। श्री नाना चंद रत्तू, उनके जो पीए थे, पंजाब के रहने वाले थे, बगल में खड़े थे। बाबा साहब ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कहा कि लगता है रत्तू, अब हमारा भी जाने का समय आ गया है। वैसे कोई भी यहाँ अमर होकर नहीं आया है। रत्तू साहब बहुत गंभीर हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गया। कहा बाबा साहब ऐसा कुछ न बोलिए। फिर बाबा साहब ने रत्तू से कहा कि रत्तू,
मेरे जाने के बाद मेरे लोगों को बताना। मैंने बेशुमार मुसीबतों को सह करके इस आंदोलन को यहाँ तक लाया हूँ। हमने कभी अपने को बिकने नहीं दिया। मैं कभी कांग्रेस के सामने नहीं झुका। कोई राजा महाराजा, कोई रजवाड़ा मुझे झुका नहीं पाया। इस कारवां को निरंतर आगे ले जाते रहे। किसी भी हालत में ये पीछे नहीं जाना चाहिए। कोई ना कोई जरूर आएगा जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और पैदा हुए मानव कांसीराम जी, जो बाबा साहब के इस कारवां को यहाँ तक लाने का काम किया। और ये कारवां यहाँ से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। फिर बाबा साहब ने कहा कि अब तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं मरेगा। उन्होंने कहा कि अभी तो आप दूसरी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तो मैंने भारत का संविधान बनाया है। जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक डॉक्टर अंबेडकर जिंदा रहेगा, कोई मार नहीं सकता। अब उनके अगर आप अनुयायी हैं, हम उनके अनुयायी हैं, हमें संविधान को जिंदा रखने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा राजनीतिक सत्ता व मास्टर चाबी है जो समस्याओं के सभी तालों को खोल सकती है। ये मंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित करो। लोग पढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि संगठित रहो। तो लोगों ने क्या किया? संगठन बनाना शुरू कर दिया। संगठित रहने के लिए बोला था, संगठन बनाने के लिए नहीं बोला था। उन्होंने संगठन बनाना शुरू कर दिया। और आज लगभग 20,000 से ज्यादा बाबा साहब के नाम पर संगठन है जो अपनी ढपली, अपना राग अलग लाते और संघर्ष करो का नारा दिया। और ऐसे संगठन बना करके वो लोग भी आज पुण्यतिथि मना रहे होंगे, लेकिन उसका संचालन हमारे संचालक महोदय ने नहीं कहा कि कोई राजनीति की बात नहीं करेगा, जबकि वहां यही बात सबसे पहले संचालक बोलता है। पुण्यतिथि मना रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की और कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक बात नहीं बोलेगा। तो भाई 14 अप्रैल 1991 को बाबा साहब 1891 को बाबा साहब पैदा हुए तो 1917 तक उनका विद्यार्थी जीवन था। 26 साल के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केवल राजनीति किया है। और बाबा साहब के जीवन से अगर राजनीतिक चर्चा आप हटा देंगे तो बाबा साहब का जो विचारधारा है वो आप